नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रितु सिंह मेडिकल डायरेक्टर हूँ एसआरएस हॉस्पिटल में एंड ऑल्सो अ प्लास्टिक सर्जन। मैं लगभग 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और 5 साल से हम एसआरएस हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही वेग और एक बहुत बड़ा टर्म है। इस प्लास्टिक सर्जरी में बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। सो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आ जाता है बर्न्स और माइक्रो सर्जरी, हैंड सर्जरी, ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में आ जाती हैं। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारे बॉडी का ख़राब हो गया हो, जिसका स्किन उतर गई हो एक्सीडेंट्स में, जिसका मांस उतर गया हो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की एक सर्जरी होती है। दूसरा आ जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक इज़ डेफिनेटली सबको ही पता है आजकल। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो आपके जो भी आपका फीचर्स हैं आपके फेस के या बॉडी के, उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको हम और बेटर बनाते हैं। तो ये दो ब्रांचेस हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के अंडर में आती हैं। और प्लास्टिक सर्जरी इट इज़ अ वेरी वेग एंड वेरी ब्रॉड टर्म। प्लास्टिक सर्जरी की किसी भी ब्रांच में आप जाएं, जैसे रिकंस्ट्रक्टिव या कॉस्मेटिक, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। उसमें हम बेहोशी देते हैं पहले पेशेंट को, या तो हम एक लोकल एनेस्थीसिया जो उस एरिया को सुन कर देता है, या जनरल पूरा पेशेंट ही बेहोश हो जाता है अगर बड़ी प्रोसीजर्स हैं, या फिर रीजनल एक पार्ट को हम सुन कर देते हैं सर्जरी करने की। तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, पहली चीज़। दूसरा कि जो सर्जरी है वो हम प्रॉपर काउंसलिंग के बाद करते हैं पेशेंट को। उसको पता होना चाहिए कि वो क्या व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर और वो क्या उसके साथ होने वाला है। वो प्रॉपर काउंसलिंग, रिजल्ट्स कभी कभी बहुत मैटर करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, क्योंकि कभी कभी पेशेंट बहुत ही ऐसा डिज़ायर के साथ आता है कि मेरी नाक जो है वो फला एक्टर की तरह हो जाए या एक्ट्रेस की तरह हो जाए। तो इस टाइप के अननेचुरल जो डिज़ायर्स होते हैं उसको हम उनको बताते हैं, उनको काउंसिल करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका फ्रेमवर्क ऑफ द फेस इज़ डिफरेंट देन द अदर पीपल। और फिर भी अगर वो करना चाहता है देन वी गेट अ कंसेंट, और जो हम बेटर दे सकते हैं वो हम उनको एक्सप्लेन करके और फिर वो एक सर्जिकल प्रोसीजर के अंडर में जाते हैं। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का जो रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट है वो बहुत ही एक सीरियस मैटर होता है, क्योंकि मरीज़ जब हमारे पास आता है वो ऐसी चीज़ों को लेके आता है जो उसका पैर में से मांस उतर गया है या किसी बॉडी पार्ट से स्किन उतर गया है। तो ऐसी चीज़ों को जब वो लेकर के आता है या हड्डी दिख रही है तो उसको हमको कवर करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है। कॉस्मेटिक सर्जरी में ये सारा अनरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स होते हैं, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज अनरियलिस्टिक। ऐसे कुछ मरीज़ ही होते हैं, कुछ ही ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऐसे अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स लेके आते हैं, नॉट ऑल बट डेफिनेटली कुछ लोगों को सच में कॉस्मेटिक सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। कुछ हमारे पास ऐसी लड़कियां भी आती हैं जिनका नोज़ बहुत डिप्रेस है, शादी नहीं हो रही है, तो उस मैटर्स में आई विल नॉट से कि इट इज़ प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी। उसमें उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, थोड़ा सा इन्हांसमेंट करके वो बेटर लुक्स आ सकता है उनका। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स, व्हाट आई वांट टू से। इट इज़ अ सीरियस मैटर डेफिनेटली। ट्रॉमा पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उसकी तो डेफिनेटली कोई एज नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा तो किसी भी एज में हो सकता है, प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं। तो वो तो हमें किसी भी एज का हो, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, हमें करना पड़ता है। कुछ प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स बच्चों में भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे आते हैं जिनका लिप्स जन्मजात कटे होते हैं या अंदर का तालू कटा होता है, वो भी लगभग 3 महीने की एज में वो सर्जरीज़ हो जाती हैं बच्चे के। तो ऐसा प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा कोई एज नहीं है, बट डेफिनेटली कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए हमें एक प्रॉपर अडल्टहुड अटेन कर लेना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि जो अडल्टहुड जब पेशेंट अटेन करता है वो उसका फेशियल फ्रेमवर्क जो होता है वो एक अडल्ट साइज़ का हो जाता है। मान लीजिए हमने 15-16 साल की उम्र में कोई नोज़ की कोई सर्जरी कर दी, बट वो प्रॉपर जो हम फेस का साइज़ होगा वो अभी और उसका बढ़ना है, 18-19 साल तक वो बढ़ेगा।
तो उसकी नोज़ जो है वो डिफरेंट हो जाएगी उसके फेस के हिसाब से। इसलिए जब भी कॉस्मेटिक सर्जरी की बात आती है और फेशियल मॉडिफिकेशंस की बात आती है तो हम कहते हैं पेशेंट को कि आप एक बार अडल्ट हो जाइए, आप 18-19 साल के हो जाइए, तब हम इस टाइप की सर्जरीज आप पे कर पाएंगे। अब क्या है ना, सोशल मीडिया के आने के बाद आई थिंक सब लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। पहले हम सिर्फ स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ को ऐसी सर्जरीज कराते हुए सुनते थे, बट ऐसा नहीं है अब। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन वांट्स टू लुक गुड ऑन द कैमरा। और अब तो छोटे छोटे बच्चे भी दे आर पुटिंग रील्स, तो अब बहुत कॉन्शियसनेस आ गई है। पीपल आर गेटिंग राइनोप्लास्टीज डन, लाइपोसक्शंस, और जो न्यूली जो मदर्स बनी होती हैं आफ्टर 6-7 months, दे विल कम टू अ प्लास्टिक सर्जन फॉर अ मॉमी मेकओवर। What is a mommy makeover? That is basically a liposuction, breast augmentation और टमी टक, इस टाइप की चीज़ों को हम मिला करके एक मॉमी मेकओवर बोलते हैं, जिसमें वो हम पेशेंट को प्रॉपर पहले वाले लुक में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब प्रेवलेंट हो गया है कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। डिपेंड करता है आप कहाँ करा रहे हैं, कौन सा प्लास्टिक सर्जन है, किस एरिया में है वो, तो एरिया टू एरिया वो चीज़ डिपेंड करती है। बट डेफिनेटली द मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख टू एंड देन इट गोज़ टू लैक्स। तो प्लास्टिक सर्जरी किस टाइप की वो कराना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। प्री सर्जरी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं होती हैं। हाँ, पोस्ट सर्जरी के लिए हम उनको बताते हैं कि जैसे राइनोप्लास्टी है तो आगे कितने दिन तक वो ठीक हो जाएंगे या बाहर जाके काम कर पाएंगे, वो सारे प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में कोई प्लास्टिक नहीं लगती है। प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है प्लास्टिकोस। सो व्हाट प्लास्टिकोस मीन्स इज़ टू मोल्ड। जैसे प्लास्टिक को हम गर्म करके अगर उसको मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में ला सकते हैं, इस वजह से प्लास्टिक सर्जरी, इस ब्रांच का नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया है। तो देयर इज़ नो प्लास्टिक यूज। इस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया कि आई वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली, एंड वहाँ पे एक्चुअली एक बंदा आकर के मुझे सारी चीज़ें समझता है वो मेरे से, और फिर बोलता है कि प्लास्टिक कहाँ से लानी पड़ेगी। तो आई सेड कि इसमें आपको कोई प्लास्टिक नहीं लानी है, और उसको भी मैंने यही समझाया था कि प्लास्टिक, फिर मैं उसको बिठा के बड़े अच्छे से समझाया कि देखो प्लास्टिक का मतलब ये होता है। क्योंकि क्या होता है, ये पेशेंट जब डॉक्टर के पास आया है तो उसको थोड़ी सी नॉलेज हो जानी चाहिए। जब वो सोसाइटी में जाता है एटलीस्ट वो 1-2 लोगों को ये बता पाए, तो इस तरीके से नॉलेज हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो प्लास्टिक सर्जरी में कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है। देखिए, एसिड अटैक जिनके ऊपर हुआ है उनका बेसिकली फेस पे होता है, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स ऐसे होते हैं और जिन्होंने किया होता है वो उनके फेस को ही लेकर के ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। तो फेशियल डिसफिगरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एसिड अटैक्स में, आई विजन तक चला जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक सर्जन कर सकता है उनके लिए। दैट इज़ हीलिंग ऑफ द वुंड, जो उनके घाव बन जाते हैं कुछ दिनों के बाद एसिड अटैक से, उसको एक तो हील करना, और जो पूरा हीलिंग के बाद जो डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस हो जाता है कि आईज़ का शेप चेंज हो गया, बहुत सारी स्कारिंग हो गई फेस पे, उसको कैसे ठीक करना है। ये भी स्टेज वाइज सर्जरीज होती हैं, पूरा फेस एक साथ नहीं हो सकता है, कई साल लग जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। थोड़ा सा डिसफिगरमेंट को हम डेफिनेटली नेचुरल तो नहीं कर सकते हैं, जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बट हम इस हद तक ला सकते हैं कि वो कहीं आने जाने के लायक हो जाए, अपना फेस लगभग दिखाने के लायक हो जाए। तो यही है। जैसे कि किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन तो साथ चलता है। इसको मैं ऐसे बताती हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, बट स्टिल यू विल वॉक ऑन द रोड, आपको तो जाना ही है ना। तो अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो करनी ही है, और उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स जुड़े ही होते हैं। इन्फेक्शन सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर्स में। तो अगर इन्फेक्शन से हम बच गए और हम अच्छे तरीके से सारा प्रिकॉशंस लेके कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं।
बट मेनली इज़ इन्फेक्शन एंड पेशेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लुक्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक सर्जरी में कि पेशेंट कहता है ऐसा तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए था। तो वो एक बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ होती है। अदरवाइज जो सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो चीज़ें रिस्क होते हैं वही प्लास्टिक सर्जरी से भी रिलेटेड है। एज अ प्लास्टिक सर्जन एक बहुत ही बेसिक चीज़ को बताना चाहती हूँ लोगों को, जो कि सबके घर में होता है और किसी को कुछ नहीं पता होता उस समय क्या करना है। दैट इज़ बर्न्स। सबके घर में कभी ना कभी कोई ना कोई जलता ही जलता है, और वो जब हमारे पास आते हैं तो वो उसके ऊपर या तो टूथपेस्ट लगा के आते हैं या वो हल्दी लगा के आते हैं, यू नो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कभी भी आप जलें, चाहे वो तेल से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से, आग से हो, उसके ऊपर आप पानी डालिए, नॉर्मल वाटर। और अगर आपको आने की सुविधा नहीं है, आप तब तक डालते रहिए जब तक उसकी जलन थोड़ी कम नहीं हो जाती है। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना उसका डेप्थ, बर्न का डेप्थ जो है वो कम होता रहेगा। जब तक आपके पास आने की सुविधा हो जाती है, गाड़ी आपकी अरेंज हो जाती है, तभी आप उसको बंद करो अपने नल को, एंड देन यू सिट इन द कार एंड कम टू अ प्लास्टिक सर्जन हु विल ट्रीट दैट बर्न्स टू यू फॉर यू। बट प्लीज़ उस पर टूथपेस्ट, हल्दी या कोई भी इस तरीके की चीज़ें उस समय ना लगाएं, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, फीमेल्स किचन में काम कर रही हैं, कभी ना कभी ये इंसिडेंस होता है। एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, क्या मैं कह दूँ 90% ऑफ द पॉपुलेशन डोंट नो हाउ टू डू अ फर्स्ट एड ऑफ बर्न्स। सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग ओनली माई हेल्थ।